जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे क्या क्या नए एडिटोरियल हैं, क्या न्यूज़ है, करंटली टॉपिक्स किस पे चल रही है। तो वो सारी डिटेलिंग आपको एक वीडियो में दे दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हर बार की तरह से आज का यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जो कि अभी रिसेंटली 28 मई को आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम हुआ है, वहाँ से मैंने क्वेश्चंस उठाया है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही ये बोल रहा है कि झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक। तो वुलर लेक कहाँ पे है आपका? ये आपके भारत में पड़ता है, जम्मू और कश्मीर में। दूसरा जो स्टेटमेंट दे रहा है, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड करता है कि इसको कोलेरू लेक। तो ये कोलेरू कहाँ पे है? ये आंध्रा तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ती है। दूसरा जो है कह रहा है, तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि मींडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कमर लेक। तो ये कमर लेक जो है मींडरिंग से यहाँ पे फॉर्म हुई है। इसमें से पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर है ओनली 1, जो कि मैं आपको बताया। देखिए यहाँ पे जो यूपीएससी यहाँ पे गेम खेला है, एक्चुअली ये जो कमर लेक है वो बूढ़ी गंडक से मींडरिंग करके ये चीज़ें हुई हैं। तो ये गंडक नहीं है, ये बूढ़ी गंडक है, इसलिए जो करेंट ऑप्शंस आएगा यहाँ पे ओनली 1 आएगा। अगर यूपीएससी इसको राइट मानती है कि बूढ़ी गंडक ही ये गंडक से फॉर्म हुई है, तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आ जाएगा। लेकिन मेरा कहना है यहाँ पे ऑप्शंस 1 इज द राइट आंसर। इसकी डिटेलिंग आज ही दे रहा हूँ क्योंकि कंकरेंटली इशू आई थी ये रिसेंटली 2023 का ये क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे आपको इसकी डिटेलिंग आज मैं दे रहा हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन है पूछ रहा है इल्मेनाइट एंड रूटाइल, ये जो एविडेंटली अवेलेबल होते हैं कोस्टल ट्रैक्ट ऑफ इंडिया में, ये किसके रिच सोर्स हैं? तो यहाँ पे सही ऑप्शंस यहाँ पे टिटेनियम है। तो टिटेनियम के ये रिलेटेड है, टिटेनियम से रिलेटेड है। इल्मेनाइट और रूटाइट ये कहीं ना कहीं ओर्स और अयस्क किसके रूप में जाने जाते हैं। ये थी सारी डिटेलिंग क्वेश्चंस 1 एंड क्वेश्चन 2 के लिए। आपको यहाँ पे 2023 का जो पेपर हुआ है रिसेंटली, प्रीलिमिनरी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ से मैंने क्वेश्चंस इसको लेके आपके सामने आया है। आपको बता दूं ये क्वेश्चन की सारी डिटेलिंग भी अभी कुछ घंटों में आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और ये सारी डिटेलिंग आपको इसके आंसर के साथ आपको दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो था कल का नेशनल पार्क मैंने दिया हुआ था, वो ये नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो अन्नामुडी 16 नेशनल पार्क, एरवीकुलम नेशनल पार्क और करीम पूजा नेशनल पार्क, मठी केतन 16 नेशनल पार्क, पंपादून 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो यहाँ से आप जान सकते हैं ये आपके केरला स्टेट में ये सारे नेशनल पार्क पड़ते हैं। केरला कहाँ है, हम उसकी लोकेशंस को देखेंगे। तो ये आपका दिल्ली हो गया, यहाँ से आएंगे तो आपका ये केरला राज्य होता है। तो ये आपका भारत है, प्यारा भारत। यहाँ से हमेशा मैप की सहायता से आप चीज़ों को सही तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी जब भी क्वेश्चंस बना रहा है तो वो किसी भी एंगल से क्वेश्चंस को बना के रख सकता है आपके सामने। कई सारे एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि दिल्ली जो ठीक नीचे जो आपकी लाइन आती है वो बेंगलुरु पे आती है, क्या ये राइट स्टेटमेंट है? ऐसे भी क्वेश्चंस ये बना चुका है। तो ये पुणे से भी क्वेश्चन बनाया है, पुणे जो आता है आपका ये गोवा के आसपास आता है। ऐसा करके ये क्वेश्चंस बना चुका है, इसलिए हर प्रकार से आप डाइवर्स तरीके से रेडी रहें यहाँ पे, तभी जाकर के कहीं कहीं क्वेश्चंस को क्रैक करते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं पीआईबी न्यूज़ की तरफ। तो देखते हैं अभी जो रिसेंटली 75th इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स अभी मनाई जा रही है, और जितने भी लोग वहाँ पे मारे गए हैं उनकी एक मेमोरियल यहाँ पे तैयार करी गई है। तो आर्मी स्टाफ यहाँ पे ये चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं देश को, जितने लोगों की क्षति हुई है, जितने लोगों की जानें गई हैं यूएन की पीस कीपर के रूप में, जो फोर्सेस होते हैं यूनाइटेड नेशन के रूप में यहाँ पे भेज दिए जाते हैं इंडिया से और भी सारी कंट्री से, तो वो उन देश की रक्षा के लिए वहाँ पे कहीं ना कहीं काम करते हुए, योगदान देते हुए नज़र आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि सबसे ज़्यादा लोगों की डेथ भारत की पर्सनल से हुई है। ये यहाँ पे चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो 1948 में पहली बार ये पीस कीपिंग मिशन चली थी, जो कि UNTSO
थी यहाँ पे, जो कि UN ट्रू सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशंस हुई थी कहाँ पे, फ़लस्तीन में। ये चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी बात करी जा रही है तो 275,000 ट्रूप्स पीस कीपिंग फोर्स के रूप में यहाँ पे कंट्रीब्यूट है, और 59,000 ट्रूप्स करेंटली जो है डिप्लॉयड है 12 UN मिशन में। तो जो UN का अलग अलग मिशंस है, 12 मिशंस में कहीं ना कहीं हम लोग डिप्लॉयड हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो फ्रॉम द मार्जिन एडिटोरियल में सीधे डाल दिया गया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट पे भी क्वेश्चंस लेके आ जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। सेकेंड ईयर लगातार यहाँ पे लड़कियों ने टॉप किया है सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 में, जो कि कंडक्ट कराता है कौन सा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे वुमेन ने बाजी मार ली है और लड़कों से बाजी मारती हुई नजर आई हैं, जो कि एक जेंडर इक्वेलिटी की तरफ हमें दिखाता हुआ नजर आया। तो समाज का क्या नज़रिया है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, किस प्रकार से बेटियों को भी लोग आगे ले जाने के लिए तत्पर हैं। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें निकल के आ रही हैं। अभी रिसेंटली ईशिता किशोर जो यहाँ पे ग्रेजुएट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, SRCC से यहाँ पे, और ये ग्रेटर नोएडा के आसपास यहाँ पे रहती थी। ये अपने तीसरे ही अटेम्प्ट में इन्होंने इसको टॉप किया, ये यहाँ पे दिखाती हुई। दूसरी जो है लोहिया, आपकी गरिमा लोहिया 24 साल की, यहाँ पे ये बक्सर से हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये भी ग्रेजुएट हैं। ये अपनी सेकेंड अटेम्प्ट में क्लियर करती हुई नज़र आई हैं। तीसरी जो है उमा हराथी हैं, ये 28 साल की हैं। ये तीसरे नंबर पे जो इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट हैं, तेलंगाना से आती हैं, ये अपने 5वें अटेम्प्ट में क्रैक करती। तो इनकी भी लड़ाइयाँ कोई कम नहीं हैं, बहुत गंभीर लड़ाइयाँ लड़के समाज से भी और खुद से भी और हर प्रकार की दिक्कतों का सामना करके यहाँ तक पहुँचना कोई इजी टास्क नहीं होता है। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं किस प्रकार की करेज और कमिटमेंट को दर्शाता है, तब जाकर कहीं ना कहीं ये भी वुमेन दूसरे को इंस्पायर करने के लिए आगे आ पाती हैं। तो ये जो इनकी मेहनत है वो रंग लाई है और इनसे हमें सीखने के भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा चीज़ें बोली जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं वुमेन आगे आ रही हैं और एक पैट्रियार्कल सोसाइटी वो भी कहीं ना कहीं इसमें लिबरल तरीके से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी माँ हैं और ये ईशिता किशोरी जी हैं। तो ये एक बहुत हैप्पी मोमेंट है, इसको कोई नहीं भूलता। ये ऐसा मोमेंट जब भी किसी के लाइफ में आता है फ्रेंड्स, वो अपने जीवन को कभी भूल नहीं सकता, चाहे जिस भी मुकाम पे वो पहुंच जाए। यहाँ पे बात करी जा रही है तो 936 कैंडिडेट्स यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं, 11.5 लाख के आसपास एप्लीकेंट्स आए हुए थे। तो इन सबको अपॉइंटमेंट लेटर में से 933 को यहाँ पे चुना गया है, सारे को फिल्टर आउट करने के बाद। ये सारी चीज़ें आपको किस किस में ले जाती हैं, तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और सेंट्रल सर्विसेज जो हैं ग्रुप ए ग्रुप बी की, वो भी इसमें आती हैं। तो 63% जो है 588 स्टूडेंट यहाँ पे हो जाते हैं, कैंडिडेट हो जाते हैं। वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, अदर बैकवर्ड क्लासेस से, शेड्यूल्ड ट्राइब से और शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी से आते हैं। तो जो कि इम्पॉर्टेंट है, डाटा आपको यहाँ पे मैं बता दिया। तो यहाँ पे ये जो आगे इनकी राह बहुत इजी नहीं होगी, आगे भी जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जीवन में हमेशा सदैव तत्पर रहिए, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, उसको डील करने के लिए, तभी आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल करने के लिए आपको पावर मिलेगी। अदरवाइज यहाँ पे दिक्कतें फेस होती हुई नजर आएंगी। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये एक अच्छा चीज़ें तो है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इस तरीके से आगे बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं वुमेन को भी अपने आप एक मार्जिन से हम ऊपर उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी जो न्यूज़ निकल के आ रही है आपको कि चाइना और इसका यूएस का इशू को लेके यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। तो चाइना एंड यूएसए, उसके बारे में यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। तो इसको कैसे डील करा जाएगा, उसी पे बातें चल रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इंटेंसिफाई हो रही हैं, हेड टू हेड क्लैश किसके किसके बीच, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड चाइना। तो ये दोनों के बीच एक अलार्मिंग बेल्स बज रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतों का पलड़ा चल रहा। अभी ट्रेड वार भी चलता रह रहा है चाइना और यूएसए में। जाहिर सी बात है, चाइना एक मिलिट्री
कंट्री के रूप में भी जाना जाता है, यूएसए एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में जाना जाता है। ये कैपिटलिस्ट है, ये कम्युनिस्ट है, दोनों की विचारधारा एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करती। अब बात आ रही है चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब वर्ल्ड में बना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे लैग करता हुआ नज़र आ रहा है। तो 2018 से ये चीज़ें चल रही हैं ट्रेड वार के रूप में। बहुत सारा ट्रेड डेफिसिट हो जाने की वजह से यूएस क्या किया है, बहुत सारे सैंक्शंस भी लगा दिया है, बहुत सारे एक्सपोर्ट को रोक भी दिया है। तो ये चीज़ें हैं, इंपोर्ट को भी चेंज कर रहा है, इंपोर्ट को भी रोक रहा है। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट्स को डील करने में सरकार यूएस की बहुत सारी व्यस्त है अभी। दूसरी चीज़ें बोली जा रही हैं कि जो चाइना यहाँ पे ड्रेकोनियन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे चाइना को की टेक्नोलॉजी उसको मिल सके, उसके लिए जो रेसिस्ट किया गया यूएस के द्वारा, वो कहीं ना कहीं फोर्स किया कि चाइना और तीव्र गति से आगे निकल के आए। दूसरी बातें, जो चाइना बार बार ताइवान के फील्ड में जाके, ताइवान के क्षेत्र में जाके यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। ताइवान स्टेट में, कल ही मैं आपको बताया वो लोकेशंस, ताइवान स्टेट में जाके कैप्चर करने का भी बात बोलता रहता है। ये सारे चीज़ें कहीं ना कहीं यूएस मिलिट्री आर्मी को यहाँ पे लेके आती हैं, और इन दोनों मुद्दे पे चाइना और यूएस दोनों को यहाँ पे आपस में एक भिड़ंत कराती हुई भी नज़र आती हैं, जिसके कारण आप देख सकते हैं कई सारे G7 की मीटिंग में भी हम लोग देख सकते हैं कि जो मीटिंग हुई है वो बहुत फ्रूटफुल बोल रहे नहीं निकल के आई, लेकिन कहीं ना कहीं केवल और केवल चाइना को टैकल करने के लिए, इंडो पैसिफिक ओशियंस में कैसे पीसफुल बनाया जाए उसको लेके यहाँ पे बातें निकली हुई हैं। तो ये कहीं ना कहीं राइज कर रही है चाइना को, और आगे लेके जा रही है, और वाशिंगटन वहीं पे रुका हुआ है। G7 की मीटिंग जो अभी आपको बताया, तो वो चाइना सारी कंट्रीज़ मिलकर चाइना पे ही एक प्रकार से अपना पॉलिसीज़ बनाती हुई नज़र आ रही हैं, एक नया ग्रुप तैयार करती हुई नज़र आ रही हैं कि कैसे हॉस्टिलिटी को, इकोनॉमिक एक्शंस को, चाइना को इस मिलिटराइजेशंस एक्टिविटी से कैसे रोका जाए, और इसके ट्रेड और इकोनॉमिक एस्पेक्ट को कैसे चेंज किया जाए। क्योंकि चाइना का देखिए जो भी पॉलिसीज़ है वो जहाँ भी जाता है लोगों को डेप्ट क्राइसिस में फंसाता हुआ रहता है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे अभी म्यांमार के हाथ डाला है, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज़ की चीज़ें हों, तो अपना मिलिट्री बेस बनाने के लिए वो पोर्ट भी लीज पे ले रहा है, उनके लैंड को खरीद ले रहा है, और आपको इतना वो उधारी दे देगा कि आप उसके इंटरेस्ट को भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो ये लोगों की पता नहीं कैसे पसंद होती चली जा रही है, और लोग इसके डेप्ट क्राइसिस में फंसते हुए भी चली जा रहे हैं। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। दोनों कंट्री की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमें कहीं ना कहीं पावर और इन्फ्लुएंस को दिखता हुआ नजर आएगा कि वर्ल्ड में जो एक्सट्रीम कॉम्पिटिशन्स है वो किस प्रकार से चल रहा है। तो टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ये सारी कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ रही है कि कहीं टेक्नोलॉजी अगर ट्रांसफ़र हो रही है किसको, चाइना को, तो यहाँ पे यूएसए को बहुत बड़ी मिर्च लग रही है। तो मिलिट्री, न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीज़ों को लेके ये कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करता हुआ नजर आ रहा है। कौन? यूएस से। ऐसी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। तो बाइडेन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वाशिंगटन कंसेक्शंस पे जोर देते हैं कि रीस्टेब्लिश करेंगे किस चीज़ को, कि अपनी यूएस की जो पावर है, सत्ता है, उसको हम रीस्टोर करेंगे, अपनी संप्रभुता को, अपनी जो जियोपॉलिटिकल पावर है उसको हम बैलेंस करके आगे लेके चलेंगे और उसको रीस्टोर करेंगे, अपनी हेगेमोनी को। तो ये चीज़ें बन रही हैं, कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ बातों में छिड़ती हुई नज़र आ रही हैं, एक प्रकार से जो चीज़ें जब छिड़ी थी आपको कोल्ड वार के समय में। तो यहाँ पे वही उसी प्रकार की चीज़ें नज़र आ रही हैं। जो डिनाइल करी गई है चाइना को टेक्नोलॉजी के बारे में, तो वो उसको और आगे ले जाके रख दिया। ये प्रोटेक्शनिज्म की जो पॉलिसी यूएस लेके आ रही है, याद रहे यूएस में दो प्रकार की पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो ये जो डेमोक्रेट हैं उनकी अलग विचारधाराएं हैं, रिपब्लिक की अलग विचारधाराएं हैं। तो दोनों पार्टी में भी आपस में अलग अलग विचारधाराओं का टसल होने के नाते कहीं ना कहीं ये इनकी पॉलिसी को हैम्पर करता हुआ नजर आ रहा है। किसकी? यूएस की पॉलिसी को, यूएस की जियो पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी को हैम्पर करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे ये बातें बोली गई हैं। तो वाशिंगटन क्या चाहता है? डी रिस्क और डाइवर्सिफाई करना चाहता है इकोनॉमिक को, टेक्नोलॉजी को। ये इन मुद्दों को लेके आगे बढ़ना चाहता है। बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी मानते हैं यहाँ पे कि जो
कंट्रोल यहाँ पे करा जा रहा है तो चाइना को स्लो कर सकता है, ऐसा कई सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं। लेकिन इम्पॉसिबल है इसको रोकना, ऐसा कई लोगों का भी मानना है। और जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हो रही उसकी वजह से ये अपनी टेक्नोलॉजी भी डेवलप करने में सक्षम हो रहा है। रसिया का यही अनुभव है कि यहाँ पे जो सैंक्शन है वो सही नहीं है। सैंक्शंस और भी कहीं ना कहीं अलग तरीके से जियो पॉलिटिक्स को बदल के ग्लोबली जो पॉलिटिक्स है एक प्रकार से बैलेंस होकर रहता है वो कहीं ना कहीं और हौच पौच कर दे रहा है और अलग तरीके से चाइना उभर के मार्केट में निकल के आ रहा है। तो देखिए जो भी ट्रेड डेफिसिट थी यूएस से और चाइना से, वो किस हद तक ट्रेड डेफिसिट थी, बहुत ह्यूज डेफिसिट थी। लेकिन वो डेफिसिट के रूप में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूएस की कंपनी है माइक्रोन, एक माइक्रोन कंपनी है जो टेक्नोलॉजी चिप ये सब बनाती है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए मना कर दिया गया उस कंपनी को कि आप कभी कहीं ना कहीं इसको अपने टेक्नोलॉजी और चीज़ों को बेचते हुए नज़र मत आइए। तो यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए बैन लगा दी चाइना एंटिटीज़ को यहाँ पे माइक्रोन कंपनी बेचती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पे बैन है इस पे, ये अपनी कंट्रीज़ को नहीं बेच सकते। तो G7 कंट्री भी इसी तरीके से यहाँ पे साथ देती हुई इनकी नज़र आ रही है। देखते हैं आगे किस मुद्दे पे ये ट्रेड वार कहाँ तक जाता है और किस प्रकार की जियो पॉलिटिक्स की सिचुएशंस को बना के रख देता है। आगे बढ़ते हैं नए चीज़ों पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे आपको जो यूएस और चाइना में टसल चल रहा है वाशिंगटन कंसेंसस को कि हम उसको एक बार पूरा अपने यूएस को आगे लेके जाएंगे और किसी भी रूप से चाइना और यूएस की जो इश्यूज है वो हमें हैम्पर नहीं करेगी। तो अपनी ये डिप्लोमेसीज को अलग तरीके से लेके रख रहा है। वाशिंगटन कंसेंसस जो है ओल्ड, ये क्या है वाशिंगटन कंसेंसस की अपनी हेगीमोनी की बात बोली जा रही है, किसकी, यूएसए की पावर, यूएसए की मिलिट्री, यूएसए की ट्रेड टेक्नोलॉजी, ये सारी इसकी हेगीमोनी है, पावर है, इकलौता, इसकी बातें बोली जा रही हैं। तो जियो पॉलिटिक्स यहाँ पे चीज़ें निकल के आ रही हैं और इसी तरीके से डेमोक्रेट और रिपब्लिक भी आपस में इनकी पॉलिसी जो आपको पहले बताया वो कहीं ना कहीं आपस में ही एक टॉक्सिक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट किए हुए हैं जो कि बार बार ब्लेम करते हैं चाइना पे, जो कि अच्छी बात नहीं है। अपनी चीज़ों को यहाँ पे देखना चाहिए। चाइना जो है यहाँ पे एक ग्रेट डील भी किया हुआ है, स्टोल करता है आईपी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं है चाइना चुराता रहता है और उसको पुनः सेल करता रहता है, ये इसका पुराना आदत है। कई प्रकार के डेवलपमेंट भी कर रहा है ये अपने टेक और एजुकेशन सेक्टर में, जिसके कारण बहुत तीव्र गति से इसकी टेक एजुकेशन सेक्टर डेवलप भी कर रही हैं। यहाँ पे ऐसी बातें बोली गई हैं। लेकिन उसी समय अगर बात करी जाए तो ये चोरी कर रहा है आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और दूसरे तरीके से इसको सेल आउट कर रहा है, लेकिन वहीं पे डिप्लोमेसी में ये फेलियर भी नजर आ रहा है। तो ये डिप्लोमेसी की सहायता नहीं लेकर दूसरे तरीके से ये आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पे इसी की बातें बोली गई हैं। ईस्ट सी, साउथ चाइना सी, ये सारे में कहीं ना कहीं इसका इश्यू निकल के आ रहा है। तो लद्दाख का रीजन, ईस्ट चाइना सी, वेस्ट साउथ चाइना सी, सारे में इश्यू निकल के आ रहा है। अगर स्मार्ट तरीके से यूएस यहाँ पे चलेगा तो कहीं ना कहीं सब चीज़ से इस जियो पॉलिटिक्स को अच्छे से डील करता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे सीधे यूएस को बताया जा रहा है वो पहले युद्ध करता है बाद में टॉक करता है, ऐसी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं जो कि सही नहीं है किसी भी रूप से। अगर वर्ल्ड को पीस की निगाह से हम देखते हैं तो अमेरिका की टेंडेंसी जो बताया आपको, पहले लड़ता है, वियतनाम में भी यही किया, अफगानिस्तान इराक में ऐसे ही कुछ चला। दूसरी जो चीज़ें निकल रही है, यूएस की इंगेजमेंट जो है वो चाइना को इन्हेंस की है, जिसकी जियो पॉलिटिक्स को और बेनिफिट कर रही है और इंडिया इससे बेनिफिट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसको बेनिफिट पड़ रहा है, तो एशिया की जो पावरफुल कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, इसको डायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है और इंडिया को यहाँ पे लोग समझ रहे हैं आज के डेट में कहीं ना कहीं यही चीज़ें हैं जो टैकल कर सकता है किसको, एशिया में किसी को, तो है चाइना को टैकल करने के लिए इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं, सीनो अमेरिकन हॉस्टिलिटी बढ़ती जा रही है जो कि बेनिफिट करेगा यहाँ पे इंडिया को। तो ये जियो पॉलिटिक्स है, ये गेम बदलता रहता है, कोई स्टेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात करी जाए तो चाइना ग्लोबल रीजनल लेवल पे लाइन अप एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख, यहाँ पे हमसे भी कहीं ना कहीं इश्यू लेके आता रहता है। इसको कैसे डील करनी है ये हमें देखना पड़ेगा और हमको बहुत केयरफुली, बहुत सोच समझ के, एक अंडरस्टैंडिंग रख के हमें डील करनी पड़ेगी अपनी जियो पॉलिटिक्स किसके साथ, चाइना के साथ, जो कि आने वाले समय में किसी भी तरीके से पलट सकता है। देखिए अभी यूएस की कोई भरोसा नहीं है, वो अभी मेरे साथ है तो अभी पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है, पाकिस्तान के साथ है तो कल बांग्लादेश के साथ भी हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें हैं और इंडिया को ये
कई बार धोखा देता हुआ भी नजर आ रहा है। तो ये कैपिटलिस्ट क्रोनिक कैपिटलिस्ट क्लास की ये पॉलिसीज है, ये कुछ भी किसी भी हद तक चल सकता है। इसीलिए हमें अपना जो जियो पॉलिटिक्स है, वो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, उसको सही तरीके से सही दिशा में लेके जाने की जरूरत है, जो कि इंडिया इसमें बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे यूएन मिशन की तरफ। यहाँ यूएन मिशन से क्वेश्चंस है, यूएन मिशन से यहाँ पे आपका एडिटोरियल है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसकी डिटेलिंग को हम देखेंगे, अच्छे से एडिटोरियल को एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट, मिलिट्री ऑब्जर्वर यहाँ पे भेजा गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल टू ओवरसी इजरायली अरब आर्मिस्टिक एग्रीमेंट 1948, जो कि पैलेस्टीनियन का इशू था। अभी आपको पीआईबी न्यूज़ में मैं बताया, ये काफ़ी हाईलाइटेड न्यूज़ चल रहा है, इसलिए इसको पीआईबी में भी कवर किया गया। तो इजरायली अरब यानी पैलेस्टीनियन रीजन यहाँ पे 1948 में फर्स्ट हम लोग यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजे थे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंटली रोल यूएन पीस कीपिंग मिशंस में हम लोगों का रहा है। पहला यहाँ पे कुछ चार्ट मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा लोग जो मरे हैं वो हैं भारत के, उसके बाद चैड, फिर घाना, फिर नाइजीरिया। अगर बात करी जाए यूरोपियन कंट्री की तो फ्रांस, और अमेरिकन कंट्री की तो 38। ये कितने कम है, तो आप देख सकते हैं इनकी संख्या। यहाँ पे कंट्री वाइज बात करें तो नंबर ऑफ मिलिट्री किसकी है, तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश आती है, फिर नेपाल। बताइए, ये कंट्री सबसे ज़्यादा पीस कीपिंग फोर्स रखी हैं। फिर आता है आपका ये इंडिया, तो नेपाल आता है दूसरे नंबर पे, बांग्लादेश पहले नंबर पे। अगर क्वेश्चंस बन जाए यहाँ से तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट से क्वेश्चंस बनाने में यूपीएससी का कोई जवाब नहीं है। दूसरा ये बात आती है इंडियन फैटेलिटी ड्यू टू मैलिशियस एक्ट अक्रॉस वेरियस पीस कीपिंग फोर्स। तो ये जो हैं ये यूएन के मिशंस हैं, ये यहाँ पे इन मिशंस का भी हम जिक्र करेंगे। तो इन मिशंस में बहुत सारी फैटिलिटीज़ हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रूप्स है और पुलिस फोर्स है, स्टाफ फोर्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये मिशंस में कितने लोग कैसे कैसे गए हैं, अब देखते हैं हम कुछ एडिटोरियल को जो आपको बता रहा है। तो पहला चार्ट यहाँ पे यही बता रहा है, पीस कीपिंग कंट्री वाइज बात करें तो यहाँ पे मैलिशियस एक्ट यानी कहीं ना कहीं दूसरों को चोट पहुंचाने वाली एक्टिविटी, एक्ट और इंटेंशन की वजह से यहाँ पे हम अपने लोगों को खोते हुए नजर आ रहे हैं। 1115 लोगों को पीस कीपर यहाँ पे जो हैं जिनकी मृत्यु हुई है ड्यू टू मैलिशियस एक्टिविटी, जिसमें से 69 इंडिया के यहाँ पे थे, चाड के 64, घाना के 53, नाइजीरिया के 44, पाकिस्तान के 44। ये सारी की सारी थोड़ा डिटेलिंग थी। यूनाइटेड नेशंस ऑपरेशन इन कॉन्गो ONUC की बात करें तो ये 60 से 64 तक प्रूव की है कि डेडलीस्ट यहाँ पे जाने गई हैं इंडियन ट्रूप्स की, एक्सपर्ट यहाँ पे बताते हुए नज़र आ रहे हैं। किस चीज़ में, तो मैलिशियस एक्ट में। मैलिशियस एक्ट का मतलब ऐसा कोई एक्ट जो किसी भी रूप से एक गलत इंटेंशन से यहाँ पे चीज़ें चलती है। मान लीजिए किसी को फेवर करना हो, यूएन में ग्लोबली बात करी जा रही है, तो जहाँ पे यूएन अपनी फोर्सेस को भेजता है, तो यूएन अपनी फोर्सेस को भेज दिया मान लीजिए सूडान में, तो सूडान में भेज दिया तो वहाँ पे हम किसको सपोर्ट करेंगे किसको नहीं, ये भी कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स पे भी नज़र आता है, कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यही चीज़ें हैं यहाँ पे, और जिसके कारण बहुत सारा कंट्री इंटेलिजेंस अपनी दिखाती हैं। आगे बात करते हैं, दूसरा जो चार्ट शो कर रहा है कि इंडियन फर्टिलिटी ड्यू टू मैलिशियस एक्ट वेरियस पीस कीपिंग कैंपेन में, तो ONUC यूनाइटेड नेशंस ऑपरेशन इन सोमालिया, ये UNOSOM आप चार्ट में देख सकते हैं, UNOSOM, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे गए और हम लोग 93 से 95 तक तो हम लोगों को 12 इंडियन ट्रूप्स की यहाँ पे जाने भी गई हैं। तो ये चीज़ें हैं। UNMIS क्या है, तो यहाँ पे साउथ सूडान की बातें बोली जा रही हैं, यूनाइटेड नेशन मिशन साउथ सूडान। तीसरी जो चार्ट बोल रही है कंट्री वाइज नंबर मिलिट्री पुलिस पर्सनल की और एक्सपर्ट स्टाफ करेंटली सर्विंग इन US पीस कीपिंग। तो जो भी मिलिट्री हैं, पर्सनल हैं, स्टाफ हैं, पुलिस फोर्सेज हैं, ये पीस कीपिंग फोर्सेज में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसमें से कहीं ना कहीं उन लोगों को हताहत नज़र होते हुए आ रहा है। कई सारी प्रॉब्लम और क्षति भी लोगों को हो रही है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। चौथा जो है चार्ट शो कर रहा है कि ट्रूप्स, एक्सपर्ट, पुलिस फोर्स, यूनिट, स्टाफ जितने भी लोग हैं उनमें से मोस्ट इंडियन हैं 24 और 26। तो यहाँ पे 2426 आर पार्ट ऑफ द UN मिस, ये साउथ सूडान के पार्ट हैं। तो ये
बहुत सारे प्रोग्राम चलाया हुआ है यूएन कि विश्व में जो है शांति को बहाल कर सके, पीस ला सके ग्लोबली। तो इसीलिए यूएन पीस कीपिंग फोर्स इसको बोला जाता है। तो ये थी सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स को आपको समझ में आ गया होगा। ग्लोबल टेम्परेचर अभी रिसेंटली बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। डब्ल्यूएमओ का वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएमओ ने रिपोर्ट जारी की है जिसका टाइटल है ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट 2023 से 27 और दूसरा जो है स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इस डिकेड प्रिडिक्शंस में क्या बताया गया डब्ल्यूएमओ के द्वारा कि एनुअल ग्लोबल टेम्परेचर जो है 23 से लेके 27 तक वो 1.1 से 1.8 डिग्री सेल्सियस से हायर हो सकता है। तो ये जो बेस लाइन है 1850 प्री इंडस्ट्रियल लेवल की, तो इसको कहीं ना कहीं क्रॉस करता हुआ नज़र आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आपको बता दूं, ये जो ग्लोब है ना, ये और गर्म होने वाला है और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने वाला है। अगर ये चीज़ें क्रॉस कर गई तो हम लोग पुनः फेमाइन, ड्रॉट, फ्लड, माइग्रेशंस और डिजीजेज, इन सब से कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम में आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हमें शॉर्टेज ऑफ फूड भी मिलेगी और लोग जो है कई सारे देश में क्लाइमेट रिफ्यूजी भी बनेंगे। तो क्लाइमेट रिफ्यूजी क्या होता है? जहाँ पे मान लीजिए फ्लड आ जाए, वैसे रीजन जो डेसर्टिफिकेशंस हो गई हैं तो वहाँ पे खाने को पीने को कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पे कहाँ पे चले जाएंगे? तो जो क्लाइमेट रिफ्यूजी, वार रिफ्यूजी भी बहुत सारे लोग बन जाएंगे। दो देश आपस में लड़ रही हैं, तीसरे कंट्री को माइग्रेट कर गए तो वो वार रिफ्यूजी हो गए। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं और ये कहीं ना कहीं एक्सीड करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे कुछ फिगर है उसको हम लोग देखेंगे कि इसके इम्पैक्ट क्या होंगे। तो आप देख सकते हैं अगर 1.5 डिग्री पर भी नई चीज़ें रहीं, ऊपर चली गई तो हमें किस प्रकार की दिक्कत आएगी। तो आर्कटिक में सी आइस की जो है फ्री समर यहाँ पे तैरती हुई नज़र आएंगी, सी लेवल बढ़ता हुआ नज़र आएगा, एक्सट्रीम हीट हो जाएगा, सीवियर ड्रॉट आ जाएगा और कोरल लीफ भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा। प्लांट और एनिमल फ्लोरा फौना की बात करें तो बहुत सारी स्पीसीज लॉस होती हुई नज़र आएंगी। राइज ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस क्या इम्पैक्ट कर रहा है, वंस पर सेंचुरी में क्या इम्पैक्ट करेगा? तो यहाँ पे 70 मिलियन के आसपास तक लोगों को इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। 14% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशंस को जो कि इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं हम तो प्लस 315 मिलियन पीपुल इसमें आ जाते हैं। 70 से 90% जो है यहाँ पे कोरल की बात करें तो ये चीज़ें लॉस होती हुई नज़र आएंगी। और इंसेक्ट और फ्लोरा फौना की बात करें तो आप देख सकते हैं 6%, 8-4% ये कहीं कहीं लॉस होते हुए नज़र आएंगे। पर डिकेड की बात करें अगर 2 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाता है तो ये कैसे डील होगा? यहाँ पे सी लेवल राइज 30 to 80 मिलियन पीपल को यहाँ पे डिस्प्लेस कर सकता है, जो कि 37% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशंस भी यहाँ पे मानी जाती है। 99% लॉस्ट हो जाएगी कोरल रीफ और 18% इंसेक्ट, प्लांट और वर्टिब्रेट 16 और 8% तक यहाँ पे विलुप्त होते हुए नज़र आ रहेंगे। तो हमें अपने टेम्परेचर को कंट्रोल में रखना है। वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें एफॉरेस्टेशन लगाना होगा, यानी फॉरेस्ट लगाइए, ट्री प्लांट करिए अपने घर के सामने, अपने अगल बगल, अपने रोड के किनारे, अपने घर के चारों तरफ। तो प्लांट को एफॉरेस्ट करिए, प्लांट को फॉरेस्ट करिए। दूसरा, जो प्लांट की कटिंग है, डिफॉरेस्टेशन, इस पे हमें बैन लगानी पड़ेगी, अच्छे तरीके से पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। तीसरी जो बात है, हमें शिफ्ट होना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी पे, ताकि जो फॉसिल फ्यूल है उसका इस्तेमाल कम हो सके और जो कार्बन का इमिशंस है वो वातावरण में बहुत कम लेवल पे हो सके। तो कार्बन इमिशंस को कम करना है, इंडस्ट्री को रेगुलेट करना है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी पे धीरे धीरे शिफ्ट हो, ये नहीं सडन, धीरे धीरे स्लोली शिफ्ट हो। रिन्यूएबल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है, इस पे शिफ्ट होंगे तो हमारी वातावरण की एयर कहीं ना कहीं क्लीन होती हुई नज़र आएंगी, लोगों को डिजीजेस भी कम होंगे। और क्या फ़ायदे हो सकते हैं? हमारा टेम्परेचर ग्लोबल भी कहीं ना कहीं कम हो सकता है। देखिए, टेम्परेचर किसी कंट्री की बाउंड्री के अंदर नहीं होती है, ये ग्लोबली इम्पैक्ट करती हुई चीज़ें नज़र आती हैं।
आगे अगर बात करी जाए तो एक पार्टनरशिप की हम बात करेंगे कि ग्लोबली पार्टनरशिप होनी चाहिए, सबको मिलके एक जगह आनी चाहिए, तब इसमें चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। दूसरा, जो पॉलिसी आप बनाए वो बाइंडिंग की जाए, वो मैंडेटरी करी जाए, तभी जाके इसमें सही तरीके से हम इसको अचीव करते हुए नजर आएंगे। आगे जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं, ये सारे लोगों की अलग अलग पॉलिसीज हो, सबको एक ही थाली में एक ही रूल से फिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक पैर का जूता सबको नहीं आ सकता। तो इसलिए सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, कैपेसिटीज़ हैं, सबकी अलग अलग इकोनॉमिक पावर है और जीडीपी है। तो इसलिए इस सिचुएशंस को हमें समझना चाहिए और सबको यहाँ पे उस प्रकार से डील करते हुए नज़र आना चाहिए, अन्यथा ये चीज़ें यहीं पे ब्रेक हो जाएंगी, चीज़ें ब्रेक हो जाएंगी। तो हमें क्लाइमेट को टैकल करना है तो हमें फ्लोरा फौना इस पे कंप्लीट ध्यान देना होगा। अपनी जितने भी ये वाटर टेबल हैं, नीचे जाते हुए हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, इन सब को रेजुविनेट करने की बातें बोली जा रही हैं। हमें हमारे वेटलैंड को रेजुविनेट करने की बातें बोली जा रही हैं। तो ये तभी संभव है जब हम अपने इन सब चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये सारी चीज़ों का अच्छे से पॉलिसी के रूप में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कोई एक कंट्री अगर कर रही है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस कंट्री में थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं ग्लोबली ये चीज़ें चलें, तब जाकर कहीं ना कहीं संभव हो सकती हैं। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ये सारी डिटेलिंग आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पीएम नए पार्लियामेंट का उद्घाटन किए हैं, जो कि यहाँ पे अपोजिशंस इसको क्या बोल रहा है कि ये सेल्फ ग्लोरीफाइंग इवेंट था, और अपोजिशंस इसको बोल रहा है कि अपने ही ताजपोशी यहाँ पे मोदी जी किए हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सेनेगल रखा हुआ है जो कि चोला साम्राज्य से रिलेटेड है और अधिनम इससे जुड़े हुए हैं। अधिनम एक व्यक्ति हैं जो इसके निर्माता कर्ता के रूप में भी देखे जाते हैं, तो उनको भी बुलाया गया था इस सम्मान के लिए यहाँ पे, और पीएम यहाँ पे इनोग्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अपोजिशंस का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं पीएम यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही बाइकआउट करते हुए नजर आए और इसमें बुलाए भी नहीं। तो यहाँ पे उनको बुलाना चाहिए और कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ही जगह बनती है इसको इनोग्रेट करने के लिए, ऐसा अपोजिशंस क्लेम करता हुआ नजर आ रहा है। तो पार्लियामेंट अपनी देख सकते हैं, ये आपकी पार्लियामेंट है और इनोग्रेशंस इसकी बहुत रिलीजियस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चली हैं। ये सारे मेंबर यहाँ पे एंथम हो रहा है नेशनल, यहाँ पे खड़े हुए हैं और क्वाइन भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन हरवंश नारायण सिंह जी यहाँ पे मौजूद हैं। दूसरी जो है, जितने लोग ने यहाँ पे मेन प्रोमिनेंट जो वर्कर हैं उनसे यहाँ पे मोदी जी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट के निर्माता हैं उनसे भी हम मिल रहे हैं। तो यहाँ पे उनको भी भेंट दी जा रही है, जो कि अच्छी बातें हैं, उन्हें भी सम्मान करना चाहिए क्योंकि इतने बड़े पार्लियामेंट को बनाने में इनकी अहम योगदान है। 200 करोड़ का इंटीरियर यहाँ पे खर्चा हुआ है इस हाउस पे, लोकसभा पे, तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कैपेसिटी के साथ ये चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे अपोजिशंस यही बातें बोल रहा है कि सेल्फ कोरोनेशंस, अपना मुकुट स्वयं यहाँ पे दिए हैं। आरजेडी यहाँ पे क्या कैसे बोल रही है कि ये जो बीजेपी है इसको एक बिल्डिंग बनाई है जो कॉफिन के समान है, तो इसको कॉफिन बोल दी है। यहाँ पे बीजेपी के वक्ता यहाँ पे वापस उनको जवाब दिए हैं। तो ये ऐसी चीज़ें तो नहीं ही बोलनी चाहिए, आरजेडी कुछ अलग ही यहाँ पे बोलती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं यहाँ पे विजिट के लिए पीएम यहाँ पे पहुँचे हैं, ये आपकी पार्लियामेंट्री हाउस है। पार्लियामेंट को बनाने में कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो इस्तेमाल हुए थे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अभी रिसेंटली आपके न्यू दिल्ली में यहाँ पे जंतर मंतर पे हमारे देश के जो प्राइड हैं, देश की जो खिलाड़ी हैं, रेसलर आपकी विनेश फोगाट और संगीता फोगाट, इनको क्या किया गया है, डिटेन कर लिया गया है। क्यों? क्योंकि ये नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो रहा था, वहाँ पर ये मार्च करती हुई पहुँच गई, जिसके कारण इनको अरेस्ट कर लिया गया। तो डिटेन किया गया था और रिसेंटली 7:30 बजे के आसपास इनको रिलीज भी कर दिया गया है। लेकिन उससे बड़ी बात ये बता दूं कि जो भी
दिल्ली में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और यहाँ पे 9,000 के आसपास पुलिसकर्मी पर्सोनल को डिप्लॉय किया गया, भेज दिया गया। और जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है, जिसको यहाँ पे एलिगेशंस लगाया है कि ये सेक्सुअल हरासमेंट का इनके ऊपर एलिगेशंस है, उसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें ये निकल के आ रही हैं। और जो भी प्रोटेस्ट करता थे उनकी सारी सामान को यहाँ पे पैक कर लिया गया और दूसरी जगह यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं और यहाँ पे सीएम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ये गलत हुआ है। दिल्ली के सीएम ऐसी बातें बोल रहे हैं। मणिपुर की कंडीशंस कई दिनों से मैं कवर कर रहा हूं, उसकी डिटेलिंग को बता रहा हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मणिपुर में 2 ऐसे ट्राइब हैं। पहली ट्राइब क्या है? पहली ट्राइब मितई है, दूसरी ट्राइब क्या है? कुकी ट्राइब है। तो मितई ट्राइब कुकी ट्राइब के बीच में भिड़ंत हो गई। क्यों? क्योंकि कुकी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दे दिया गया, तो मितई ट्राइब भी इसकी डिमांड करने लगी, जिसके कारण ये इश्यू निकल के आ रही हैं। लेकिन ये इश्यू इतना ही इश्यू नहीं है, इसमें बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम भी अब बना दिया गया है। तो यही यहाँ पे बोली जा रही हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके कि इसको स्टेट गवर्नमेंट की फेलियर बताई जा रही है, इसको डील नहीं करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की फेलियर बताई जा रही है, इसको पीसफुल तरीके से रन करने के लिए कि पीसफुल तरीके से इसको चलाया नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे ब्लेम करते हुए एडिटर नज़र आ रहे हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट चाहती तो इसको बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकती थी। मितई की बात करें तो 66% पीपल जो हैं वहाँ पे मणिपुर के मितई के रूप में जाने जाते हैं, जो कि ट्राइबल है, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब की दर्जा नहीं दी गई है, जो कि सोचने वाली बात है कि इतनी मास पीपल में है उनको ट्राइब की दर्जा नहीं दी गई है। और जो कुकीज हैं ये ट्राइब ये पूरे मणिपुर में रहते हैं और मितई जो हैं वो वैली में भी रहते हैं और वो नॉन वैली एरिया में भी रहते हैं। ये यहाँ पे चीज़ें निकल के आ रही हैं। वहाँ के चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह जो हैं किस तरीके से ये सब चीज़ को डील करेंगे और नॉर्मलसी कैसे इस बढ़ती हुई नज़र आएगी। पैरामिलिट्री पुलिस फोर्स यहाँ पे जो लगा दी गई हैं, तो इसको कैसे डील करेंगे वो चीज़ें देखेंगे हम आगे, न्यूज़ में आएगा। जस्टिन ट्रीट यहाँ पे ओनली द 3rd वुमेन टू विन पाम डी और तो पाम डी ओर अवार्ड केन्स फिल्म फेस्टिवल में दी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको, ये पाम बनाया हुआ है। तो पाम डी ओर अवार्ड से सम्मानित, जो कि बहुत ही बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है, इनका नाम याद रखिएगा। दूसरी जो है सोमालिया टू इंट्रोड्यूस डायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज, जो वोटिंग राइट है इसको सफरेज बोला जाता है। 2024 में डायरेक्ट वोटिंग राइट सबको यहाँ पे दी जाएगी। तो कौन सी कंट्री है? सोमालिया, याद रखिएगा। अभी रिसेंटली राइडू हैं अनाउंस किए हैं कि हम क्विट कर सकते हैं अपने फाइनल मैच के बाद। तो ये आईपीएल का 15वां सेशन चल रहा है और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आप देख सकते हैं, इसकी सबसे अधिक कैपेसिटी है, इंडिया की सबसे बड़ी ये स्टेडियम भी मानी जाती है। तो यहाँ पे संडे को फाइनल होने वाला था, बारिश की वजह से प्रॉब्लम हुई और ये आज के डेट में मैच होगा, यानी मंडे को मैच शेड्यूल कर दिया गया है। तो देखते हैं गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग के भिड़ंत आज होने वाली है, उसमें से कौन जीत के निकलेगा। तो राइडू का इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कि ये क्विट करेंगे आईपीएल कैरियर से। ये थी आज की सारी डिटेलिंग। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं आपको यहाँ पे डालता हूँ वो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे मेरा टेलीग्राम का चैनल है। कमेंट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको इसकी पीडीएफ डिटेलिंग अच्छे से मिल जाती है। तो जो भी पीडीएफ लेना चाहें वहाँ पे जा सकते हैं, इस डिटेलिंग को ले सकते हैं। तो आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू पूरा एकेडमी एनालिसिस।